हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म क्या था, जहाँ पे हमने पावर शेयरिंग की बात करी थी, जहाँ पे पावर जो है सिर्फ सेंट्रल के पास में नहीं थी, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को भी हमने कुछ पावर्स दी हुई थी। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल फेडरलिज्म की बात करी थी, उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को कैसे फेडरल कंट्री बनी है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि दो तरह की टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म थे, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में हमने एग्जांपल दिया था जहाँ पे यूएसए, जहाँ पे स्टेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे और वो सब मिलकर आके उन्होंने एक कंट्री बनाई थी। इंडिया के अंदर कंट्री पहले से बनी हुई है, बाद में स्टेट्स डिवाइड हुए। तो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया हुआ है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्स अ कंट्री। ओके, तो ये तो कमिंग टुगेदर की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कंट्री है, उसके अंदर हमने स्टेट्स डेवलप करे हैं रिसेंटली, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, और धीरे धीरे जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई नई स्टेट्स ऐड होती जाती हैं। यहाँ पे 3 टियर फेडरलिज्म है, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। तो यूनियन तो हमारा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट जो स्टेट्स के गवर्नमेंट हो गया, पंचायत जहाँ पे हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डिवाइडेड है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हम देखेंगे जो भी नेशन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जैसे कि डिफेंस है, कोई ट्रेड फ्रॉम अनदर कंट्रीज है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ठीक है, और हमारे जो बैंकिंग्स हैं, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी डिफरेंट रेगुलेशंस निकालता है, जो अदर बैंकिंग सेक्टर्स को मानना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें नेशन इंटरेस्ट की जो है वो यूनियन लिस्ट में आती हैं। उसके बाद आती है हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर जो स्टेट से रिलेटेड जो भी हमारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एजुकेशन स्टेट में भी हो सकता है, सेंट्रल में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो वो एक सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल बॉडी है, और स्टेट भी होते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, तो इस तरह से स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, तो जहाँ पे स्टेट के इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। और फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दोनों के में इंटरेस्ट की होती है, यानी कि जो उसमें स्टेट भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि यूनियन यानी कि जो सेंट्रल और जो स्टेट दोनों ही इंटरफेरेंस रहता है, उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, जो टॉपिक्स हैं जो कि ना तो स्टेट में आ रहे हैं और ना ही लोकल गवर्नमेंट में आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल लिस्ट, और जो रेजिडरी लिस्ट होती है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सारी स्टेट्स को बराबर पावर नहीं दी गई है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करा था। कुछ स्टेट्स को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे यूनियन टेरिटरीज, जिनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हुई हैं। तो सारी स्टेट्स को बराबर पावर नहीं है, कुछ स्टेट्स को कुछ ज़्यादा पावर है, कुछ को कुछ कम पावर है। तो ये होता है ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। फॉर एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। देन चेंजेस इन पावर शेयरिंग, अगर कोई हमें पावर शेयरिंग में चेंज करना है, सपोज कोई चीज़ हमको स्टेट से लेके सेंट्रल में देनी है या सेंट्रल से लेके स्टेट पे जानी है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में उसको पास करवाना पड़ेगा, तब जाके वो पावर शेयरिंग की जो चेंज होगा वो हो पाएगा। देन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करा था कि अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन उसका निर्णय करेगा। द थर्ड एम्पायर कौन है? द थर्ड एम्पायर इज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट मतलब जो हमारे सबसे बड़ा कोर्ट है, दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। सो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड दैट व्हाट नीड टू बी डन। तो पावर किसको देनी है, पावर की शेयरिंग किसको करनी है, स्टेट को देनी है, सेंट्रल को देनी है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन लेगा। तो ये चीज़ें हैं, इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। और अभी हम देखते हैं इसके बाद में कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के अंदर क्या है इसके अंदर। सो हाउ इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। सो फर्स्ट इज द लिंग्विस्टिक स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम किस तरह से स्टेट्स का फॉर्मेशन करें। स्टेट का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था, बिकॉज लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हमने स्टेट को फॉर्म किया, यानी कि मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए हमने महाराष्ट्र स्पेस किया। तो उसके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज को सेटअप किया गया, न्यू बाउंड्रीज आर क्रिएटेड। कुछ पार्ट, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात कर रहा था कि कुछ पार्ट किसी दूसरे स्टेट से लेके उस स्टेट में मर्ज किया गया, तो इस तरह से हमने डिफरेंट बाउंड्री सेटअप करी गई। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट जो है हम लोगों ने डेवलप किया है इंडिया में। तो इंडिया इज प्रैक्टिसिंग लिंग्विस्टिक स्टेट। सेकेंड इज लैंग्वेज पॉलिसी। सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडिया के अंदर देखिए 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। ओके, सो देयर आर 22 लैंग्वेजेस, बट किसी भी लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। तो हिंदी इज ऑल्सो नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज। यहाँ पे हमने 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में
रखा है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। ओनली इंग्लिश एंड हिंदी इज कॉल्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड द वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कि हमने नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर हिंदी को फोर्स नहीं किया गया। ठीक है, जो स्टेट ऐसी हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जैसे महाराष्ट्र है, या आपका साउथ में चले जाइए तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सो वहाँ पे भी हमने फोर्स नहीं किया गया कि नहीं आप हिंदी में बात करिए। दे कैन वर्क इन देयर लोकल लैंग्वेजेस, ओके, रीजनल लैंग्वेजेस, सो दे कैन वर्क। सो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, एंड द गुड थिंग इज दैट नो लैंग्वेज इज गिवन द नेशनल लैंग्वेज, ओके, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी इज गिवन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड देन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं दी है कि वो कोई स्टेट को आर्बिट्री मैनर में उसको डिसॉल्व कर दे। फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है एनडीए की, किसी ऐसी स्टेट में जहां पे एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, दूसरी कोई गवर्नमेंट चल रही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है कि वहां की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। तो ये पावर नहीं दी गई है। इससे क्या है कि सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, किसी एक को इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर पाए आगे चल के। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू how India is practicing is federalism. One is linguistic state, new boundaries are created, new states are formed based on their languages, based on their cultures, so different boundaries are being set up. Then so language policy, so there are 22 scheduled language, and out of this only English and Hindi is given as an official language. There is no national language for India, and central or any other state government cannot impose Hindi on a non-Hindi speaking state. किसी भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर कैन नॉट डिसॉल्व स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर, कि उसको जब मर्जी तब खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। इवन इफ दे डोंट लाइक अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एट अ प्लेस, दे कैन नॉट डिसॉल्व इट। ओके, सो फेडरलिज्म हमने बात करी कि इंडिया ने कैसे प्रैक्टिस करी फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म जब बना था इंडिया को, जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके मुताबिक आज जो है हम ज़्यादा अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो फेडरलिज्म एज इट वाज बिफोर, इट इज़ प्रैक्टिस मोर बेटर नाउ डेज। ओके, इसके लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, कोalition। कोalition का मतलब होता है जहाँ पे गठबंधन। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल कोई भी अगर मेजोरिटी में नहीं आ पाती है तो दूसरी किसी पार्टी के साथ में कोalition कर लेती है, गठबंधन कर लेती है। तो कोalition जो है ना, एक उसने नया रास्ता दिखाया जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ईजिली एक नया वे फाइंड आउट कर पाए और ईजिली गवर्नमेंट रन कर पाए। तो ये जो है पॉइंट्स थे जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री की तरह प्रैक्टिस करने में हेल्प करते थे। अब हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने पावर किसी एक को नहीं दी हुई है। यहाँ पे सेंट्रल के पास में सारी पावर नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में लिमिटेड पावर है, उससे हमने पावर ली और स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट से भी हमने पावर ली और वो लोकल गवर्नमेंट को दी। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे एडवांटेजेस क्या हैं? इसका एक एडवांटेज है लोकल से बेटर नॉलेज। अगर आपकी सिटी की प्रॉब्लम है तो आप अपनी कैपिटल के पास में या आप दिल्ली जाके अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको अपने लोकल उसमें सॉर्ट आउट करना है। तो लोकल को ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है कोई भी चीज़ों को, प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है जब हम पावर्स देते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बात कर रहा था कि किस तरह से अगर हम फेडरलिज्म एक तरह से नींव रखती है, एक पिलर है जहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के एक फाउंडेशन रख रहे हैं, नींव रख रहे हैं जब हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके हम स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी कि विलेज पंचायत और जिला परिषद इनको देते हैं पावर। और रिडक्शन हो जाता है बर्डन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आपके पास में बहुत सारे काम है, तो अगर आपने अपना काम बांट दिया है तो आपके पास बर्डन कम हो गया। सेंट्रल ने अपना बर्डन जो है स्टेट्स को और स्टेट्स ने अपना कुछ बर्डन लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। अभी रोड बननी है किसी गांव के अंदर, पानी की कोई समस्या है, स्कूल की कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट ही देख रेख कर सकती है। उसके लिए सेंट्रल को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर इस विलेज में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो अपना जो टाइम है, वो अपना जो एनर्जी है, वो और प्रोडक्टिव काम नेशनल इंटरेस्ट के कामों में लगा सकते हैं। तो रिडक्शन जो हमने बर्डन कम कर दिया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो रेगुलर इलेक्शन करा सकते हैं हम, क्योंकि अब सेंट्रल के पास में कोई बर्डन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की जब ख़त्म हो गया
टेन्योर, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी एक टेन्योर 5 ईयर्स के लिए रन करती है, उसके बाद फिर से दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। सिमिलरली फॉर लोकल गवर्नमेंट ऐसे भी यही होता है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर से दोबारा इलेक्शंस होते हैं। तो इसके लिए उसको सेंटर को बार बार सेंट्रल को या स्टेट को बीच में नहीं आना है। लोकल गवर्नमेंट अपने तरीके से मैनेज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। उसके लिए स्टेट इलेक्शंस कमीशंस होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं। एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है जो सेंट्रली पूरा इलेक्शंस को देखता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट्स को देखता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, 1/3 सीट्स जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व कर गई हैं, जो वुमेन्स के लिए इसलिए क्योंकि उनका भी पार्टिसिपेशन, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। तो सीट्स कुछ जगहों पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स रिजर्व करी गई हुई है, जिससे उनका भी इन्वॉल्वमेंट और उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े एज कंपेयर टू अदर कास्ट। ओके, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी दी गई हुई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन है जो स्मूथली इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी डिसाइडेड है, स्टेट को कौन से रेवेन्यू मिलने हैं, लोकल गवर्नमेंट को कौन से रेवेन्यू से अपना बजट चलाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कौन सा लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि किस तरह से रेवेन्यू की जो लड़ाई होती है, फाइनेंशियल की जो लड़ाई होती है, वो भी खत्म कर दी गई थी फेडरलिज्म में। सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वेयर पावर इज बीन टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द other authorities which are the concerned authority of the country, for example the state government and the local government, this is village panchayat and all। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया के अंदर हमने देखा था कि कुछ पावर सेंट्रल से लेकर स्टेट को और स्टेट से कुछ पावर लेके हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दी। लोकल गवर्नमेंट होता क्या है? जो लोकल गवर्नमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एक विलेज, एक गाँव, इसकी जो पंचायत होती है। तो विलेज पंचायत इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। कुछ गांव आपस में मिलके जैसे ग्रुप ऑफ विलेजेस ये बनाते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जो देख रेख होती है, अभी बहुत सारी अलग अलग ग्राम पंचायत होगी, इसकी जो देख रेख है वो करेगी ग्राम सभा, जिसको हम विलेज असेंबली भी बोल सकते हैं। तो जो विलेज असेंबली का मेंबर कौन हो सकता है? कोई भी मेल या फीमेल जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा की है वो इसका मेंबर होगा। ये ग्राम सभा को हर साल में 2 बार मिलना जरूरी होता है। जब मिलेंगे तो क्या डिस्कशन करेंगे? एक तो इनको एनुअल बजट दिया जाता है कि साल भर ये करना क्या है इनको। दूसरा, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो गांव के अंदर डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग विलेजेस की क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या परेशानियां हैं, उसके बारे में डिस्कशन और उसका क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने लास्ट पार्ट में भी बात कर रहे थे कि जहाँ पे हमने एडवांटेजेस की बात करी थी कि लोकल पीपल्स है बेटर नॉलेज। तो यहाँ पे हमने लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उनको ज़्यादा अच्छी से नॉलेज है, उनको पता है कि हमारे गाँव में परेशानी क्या है, इसका सोल्यूशन भी कैसे निकल सकता है। इसके जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के वो 7 to 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, जो हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी एडवांटेजेस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, कि इसके अंदर 1/3 जो है विमेंस के लिए होता है। इसके अंदर SC STs के लिए भी रिजर्वेशन होता है, जिससे कि वो भी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन हो पाए उनका, ठीक है। इसके बाद ब्लॉक समिति के अंदर हम सेकंड टियर ऑफ पंचायती राज की बात कर रहे हैं। ब्लॉक समिति को खंड समिति, पंचायत समिति या प्रदेश समिति भी बोलते हैं। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो हमने सरपंच और पंच चुने हैं वही लोग उनको नॉमिनेट करके आगे भेजते हैं। तो ये हमारा एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से कर रही है। अभी हम बात करते हैं कि जैसे शहरों के अंदर भी, सिटीज़ के अंदर, अर्बन, ये तो हमने रूरल की बात करी, गाँव की बात करी। जहाँ पे हम शहरों की बात कर रहे हैं, सिटी की, वहाँ पे क्या होता है? ब्लॉक समिति के ऊपर होता है जिला परिषद। जिला परिषद जो है हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है किसी भी पंचायती राज का, ठीक है। तो जो जिला परिषद का है ये कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी ब्लॉक समितिज होती हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम जिला परिषद का है। जिला परिषद का जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा या MLA जो होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, और जो दूसरे ऑफिशियल जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चेयरपर्सन जो जिला परिषद का होता है वो कोई पॉलिटिकल हेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिला परिषद, ये हमने बात जो करी थी, ये हमने लोकल गवर्नमेंट की बात करी थी इन रूरल एरियाज। अब हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज में क्या होता है? जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं ये जो छोटे शहर होते हैं उनमें होती है, और वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं जो बड़े शहर, A क्लास और B क्लास टाउन, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, NDMC है जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। इसका जो हेड होता है वो एक पॉलिटिकल हेड होता है जो कि मेयर होता है,
ठीक है, इसके भी इलेक्शंस होते हैं और ये नॉमिनेट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। ओके, तो ये हमने बात करी लोकल गवर्नमेंट की इन बोथ द टियर, जहाँ पे हमने गाँव को भी लिया और जहाँ पे हमने शहरों की भी बात करी, जहाँ शहर के अंदर म्यूनसिपालिटीज़ होते हैं जो हमारे रोज़ की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में उसका देखते हैं, जहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, रोड्स का प्रॉब्लम है, ये सारा म्यूनसिपालिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस लुकआउट करते हैं। डिफ़िकल्टी क्या आती है लोकल गवर्नमेंट के अंदर? जो दो डिफ़िकल्टीज़ है, पहली चीज़ तो कई बार क्या होता है, जो ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है जो है, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट पावर्स ट्रांसफ़र नहीं करी हैं लोकल गवर्नमेंट को, तो लोकल गवर्नमेंट जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो दो डिफ़िकल्टीज़ है, पहला तो जहाँ पे इलेक्शंस प्रॉपरली टाइमली नहीं हो पाते हैं और दूसरा पावर्स जो है ट्रांसफ़र नहीं करी गई हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेडरलिज्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वी आर कमिंग अप विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स and different subjects, so please keep sharing and please keep subscribing. Bye, have a nice day.